अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, बड़े अहम डेवलपमेंट्स इस पूरे वीक में रही हैं और आज की भी अगर हम बात करें तो बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के दिन से भी जुड़ी हुई हैं। एक तरफ हमने देखा कि कल के रोज़ हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अहम मुकदमात की समातें जारी हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में। वहीं पर आर्मी चीफ को ख़त लिखने का ऐलान किया इमरान खान साहब ने, जहां पर पहले कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि बातचीत होने वाली है, हो रही है, किससे होगी किससे नहीं होगी। तो उसके बाद जो बीच में एक हीट हमें नज़र आई, उससे लगा कि जैसे बातचीत का कोई माहौल बाकी नहीं रहा। लेकिन इसके बाद अब खान साहब ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को वो ख़त लिखेंगे। इस ख़त लिखने का मकसद क्या होगा, इसका कंटेंट क्या होगा और इसका असर क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जी हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो एक रिजर्वेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब के बड़े फ्यूरियस किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम रोज़ देख रहे हैं। ये मामला कहाँ जाके रुकेगा और क्यों, क्या वाकई ही केपी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, और अगर हो रही है तो क्यों की जा रही है, उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ वज़ीर आला साहब भी क्यों इस तरह के जारहाना स्टेटमेंट दे रहे हैं, मिल बैठ कर ताउन के साथ इस मसले को हल क्यों नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर आगे चल के प्रोग्राम में कुछ IMF के मामलात का भी जिक्र करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जिस प्रोग्राम में आज हमारे साथ ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अलाउ कीजिएगा मैं इमरान साहब और चौधरी साहब का भी कुछ कमेंट लूँ और फिर आपकी तरफ भी आते हैं। इमरान साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे। अभी हमने पिछले वीक में देखा टेलीग्राफ को ख़त लिखा, जो आर्टिकल लिखा उसमें सीधा सीधा आर्मी चीफ को नाम लेकर उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए। फिर उन्हीं आर्मी चीफ को कहते हैं कि वो ख़त भी लिखेंगे। तो ये क्या मामला है, किधर खड़े हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हमारे वाकफ़ा निहाल ने जो हमें बताया वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो बता देता हूँ कि इमरान खान साहब, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि अभी पिछले हफ्ते तक तो वो बहुत ख़िलाफ़ थे और वो कहते थे कि फॉर्म 47 की बात हो, इलेक्शन की बात हो, उनको जेल भिजवाने की बात हो। लेकिन हमारे वाकफ़ा निहाल के मुताबिक ये ख़त लिखने के लिए उनको उसी शख्सियत ने राज़ी किया है जिसके मशवरे वो हमेशा पिछले अपनी दौरे हुकूमत में भी मानते थे और उनकी बात मानते थे। यानी उनकी ज़ोजा मोहतरमा जो हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने इस बात पे ना सिर्फ कायल किया बल्कि उनको इस बात पे राज़ी किया कि जनाब आप जिस जगह पे चले गए हैं और जिस हद तक ये आपस में दूरियां बढ़ गई हैं, अगर आप खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि मामला वहीं से हल होगा और मुज़ाकरात आप अगर करेंगे तो उसी इदारे के सरबराह से करेंगे, तो फिर आपको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको ये ख़त लिखना चाहिए ताकि वहाँ उस हलकों में भी या उधर भी ये एहसास हो कि आपने उनकी सुपरमेसी को तस्लीम कर लिया है और आप जो हैं उनकी बात, आप उनके साथ बात करने को ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि थोड़ा सा टेम्परेचर इससे कम होगा तो शायद कोई अच्छे मामलात की तरफ रास्ता हो। तो इसका क्रेडिट सारा जो है उनकी अहलिया मोहतरमा को जाता है। उन्होंने बानी चेयरमैन जो हैं PTI उनको इस बात पे कायल किया। लेकिन चौधरी साहब, आपकी खबर क्या है, इस ख़त का कंटेंट क्या होगा और ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई खान साहब को कि वो ख़त लिखें और उसमें कोई बात लिखें आर्मी चीफ को? क्या ख़ास बात लिखेंगे, कोई रिस्पॉन्स मिलेगा उन्हें वहाँ से? देखिए, ये जो ख़त लिखने का मामला है ये बड़ा ही एक, मैं समझता हूँ कि ये सेंसिटिव मामला है और खान साहब ने सोच समझ के ही इसका फ़ैसला किया होगा। अब उसमें कंटेंट क्या है, कौन सी अहम बात है, बहुत सारी बातें हैं, वो क्या लिखते हैं और क्या उसमें कुछ ऑफ़र्स होती हैं या कोई मामलात होते हैं। जनरली तो ऐसा महसूस होता है कि वो जो मुल्की हालात पे जो उन्होंने साफ़ियों से भी बात करते हुए बताया कि मुल्की हालात के ऊपर या कश्मीर में जो एक रिसेंटली हुआ है उस पर वो अपना एक माइंड देंगे कि उस ख़त में कि उसमें और उसमें रिज़ॉल्व भी डेफिनेटली उनके नज़दीक जो होगा वो देंगे। अब आर्मी चीफ उसका जवाब देते हैं नहीं देते हैं, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होगी कि क्या उस ख़त को कंसिडर किया जाएगा सीरियसली या ना, या इग्नोर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर ज़हन में रखी वो फ़ैसला करके उन्होंने ख़त लिखना होगा। और ख़त लिखने से क्या होगा क्या नहीं होगा,
मेरा जहाँ तक वैसे ऐसा ज़ाती खत उन्होंने opinion है, एक चौधरी मेरा साहब नहीं ख्याल कि ये टेम्परेचर खत लिखने से डाउन होगा। नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ऐसा एक खत उन्होंने चीफ जस्टिस को भी लिखा था, आपको याद होगा, उस पर भी कोई उन्हें रिस्पांस तो नहीं आया। लेकिन इस तरह के खत कोई तारीख का कोई हिस्सा बन जाते हैं या फिर अपनी तरफ से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जाहिर कर सकें कि उन्होंने कोई मफाहमत के लिए हाथ बढ़ाया है? देखिए ऐसा था, वो सियासी लीडर जो हैं वो उनके खतूत या उनकी तहरीरें जो हैं वो ज़ाहिर तारीख़ का हिस्सा तो बनती हैं, और ख़ासकर ऐसे लीडर जो कि इस तमाम हालात से निकल के इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो आप पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं, और उनकी से है अवाम उनकी बात भी मानती है और उनकी बातों को जो है वो काफ़ी वज़न देते हैं पाकिस्तान के लोग। तो ऐसी उनकी तरफ से लिखी गई कोई तहरीर जो है वो ज़ा तारीख़ का हिस्सा तो बनेगी। अब उसमें तारीख़ वो लेटर जो है वो तारीख़ बना पाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है कि उसको जो है ख़त जो है अगर वो तारीख़ का धारा बदलता है या हालात का रुख मोड़ता है तो ये फिर आने वाला वक्त बताएगा। ठीक, लेकिन इमरान साहब आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये टेम्परेचर डाउन हो सकता है, जो कि एक इतना खुद ही ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद ही भी बढ़ाया भी हुआ है टेम्परेचर, जिस तरह से इतने फ्यूरियस स्टेटमेंट देके ये इस ख़त लिखने से कम हो सकता है टेम्परेचर? समीना देखें, बात सीधी सी है कि जो आपने चौधरी साहब से बात की ना मंदरजात की, तो वो उन्होंने अपनी जो कोर टीम है उनके वकला की, उनसे भी कहा है कि आप उस ख़त के हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट लिख के दें और फिर वो हतमी फ़ैसला उन पॉइंट्स की रोशनी में खुद करेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है, देखें मेरी ज़ाती राय में तो उन्हें ये ख़त ज़रूर लिखना चाहिए, लेकिन आप एक बात को ज़हन में रखें और ख़ास साहब को भी इल्म में होना चाहिए कि जिस शख्सियत को वो ख़त लिखने जा रहे हैं वो देखें वो एक बहुत बड़े, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के सरबराह हैं, और उस सरबराह होने के नाते से वो मुझसे इवन खान साहब से कहीं ज़्यादा मुल्की हालात से, चीज़ों से, जुज़ियात से बाखबर भी हैं, अब आगाही भी रखते हैं। उन्हें अगर खान साहब किसी बारे में कुछ बताते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ या ये हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इन चीज़ों का पहले पता नहीं है। अब खान साहब का ये मामला है कि वो इन हालात में उनको लिखने जा रहे हैं कि जहाँ पे पहले, इसलिए मेरी नहीं तो फिर वो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं क्या? इसको वन लाइनर क्या है, यही दोस्ती करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की ये कोशिश है कि इस खत के जरिए से वो ये तासुर दें कि मैं अब दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। चलिए यही बात मोहसिन बेग साहब से पूछते हैं। मोहसिन बेग साहब, आर्मी चीफ साहब को खत लिखने का फैसला किया है खान साहब ने, आपके नज़दीक इस खत का मकसद क्या है और इसका क्या असर होगा? देखिए, मोहब्बतनामा तो हो नहीं सकता, कोई रिक्वेस्ट ही होगी। जब आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें इस्तदाई करते हैं। मेरा ख्याल में उस लेटर की जो तहरीर है, अगर वो मंजर आम पे आई तो कोई तबसरा कर सकता हूँ, लेकिन खान साहब की आदात के बारे में इल्म रखता हूँ, इसलिए माजी से मैं आपको ये एक्सपीरियंस ड्रॉ करके बता सकता हूँ कि वो पहले बढ़के मारते हैं जैसे कि उनकी सारी पार्टी कर रही है, फिर वो गिरबान पे हाथ डालते हैं और फिर सीधा ही नीचे पाँव पे हाथ चला जाता है। ये माजी में इन्होंने बहुत जगह ये किया। आज क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि मेरी पार्टी के जो है वो स्ट्रेंथ और मैं एक पॉपुलर लीडर हूँ, ये बहुत बार पॉपुलरिटी का जो खुमार है बहुत से लोगों को चढ़ा और उतरा, ये वक्ती तौर पर होता है पॉपुलर, तो इतना ईजी नहीं है। वो जो रियासत है वो यूनिफॉर्म लोगों के ज़रिए अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करती है, उसमें फ़ौज भी है, पुलिस भी है और रेंजर्स भी है। ऐसी सूरत में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो कि कहता है कि मैं पॉलिटिकल हूँ और है नहीं, वो ये समझे कि मैं इन अदारों को और रियासत को जो है वो इस चीज़ पे मजबूर करूँगा कि वो मेरे साथ बैठें, तो मैं किसी और से भी ये आज दिन में बात कर रहा था कि उनको क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करने की। फ़ौज ने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना और फ़ौज इसके साथ बैठेगी क्यों? और वैसे भी जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपका जो एट पार किसी से डायलॉग किए जाएं, तो नेचुरली इमरान खान में और फ़ौज में बहुत फ़र्क है। और फिर जो आपने 9 मई को किया और जिस तरीके से आप डेली बेसिस पे उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं, तो किस मुंह से आप उनके साथ
या ख़त लिखेंगे या बैठेंगे। तो आप अगर पॉलिटिकल लीडर हैं तो आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल पे बिलीव करना चाहिए, और जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं जो है नहीं, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप जमहूरी आदमी हैं तो फिर जमहूरियत के साथ बैठें, उन लोगों से मुज़ाकरात करें। आपने 4.25 साल भी उनको असेंबली को चलने नहीं दिया और उनसे बात नहीं की, और उन पे ऐसे ऐसे केसेस बनाए और क्या जुल्म ढाए उन पे, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी लोग आपसे बैठना चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो मेरा ख्याल है लिबटने के करीब है उसको जारी किया जाए। ये कहते हैं हुकूमत के पास स्ट्रेंथ नहीं, तो आपके पास कितनी थी जब आप पावर में थे, और फिर आप पावर में कैसे आए? आपको भी पता है, लोगों को भी पता है कि 2017-18 में आप इन्हीं की वजह से पावर में आए जिनको आज आप ललकार रहे हैं। एक इसमें ये बात आप जो कर रहे थे कि क्यों बैठना है या क्या है, तो हमने देखा हुकूमत भी बात कह रही है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, राना सनाउल्लाह के काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन फिर कोई आगे उस तरह से बढ़ा भी नहीं, कोई माहौल भी नहीं उस तरह से बना। और फिर एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि जो आपके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनको किसी तरह एक टेबल पे बिठाकर कुछ चीज़ों पे कंसेंसस हो ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ सके। तो आप नहीं समझते हैं कि चूँकि फ़ौज भी एक स्टेक होल्डर है, हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, तो इसमें क्या मुज़ायका है कि अगर सब बैठकर एक दफ़ा कुछ मामला जिन पे फंसे हुए हैं, जहाँ पे डेडलॉक्स हैं, उन्हें तय कर लें? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो उसी सूरत में होता है कि अगले फरीक का ये एतबार हो कि अगर ये कोई बात करेगा और दरवाजे से निकलते हुए वो बात ये उससे यू टर्न ले लेगा तो उससे फिर बात नहीं होती। या फिर दो पावरफुल फरीकों में एक तीसरा पावरफुल फरीक ऐसा होता है जो गारंटर और गारंटोर होता है कि जो फैसला हो वो दोनों को इंप्लीमेंट किया। यहाँ कोई गारंटोर नहीं है, यहाँ सब समझते हैं कि दे आर पावरफुल, और रियासत जो है वो एक लवारस हो चुकी है बहुत अरसे से, इसका वारिस कोई नहीं है। जितने आईनी अदारों के और रियासत के अदारों के हेड हैं आप सब देख लें, सबको गिला शिकवा है एक दूसरे से, सब रंजीदा हैं। आपको जी आवाज आ रही मेरी? जी 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 बेग साहब आ रही है आपकी। बेग साहब ये फरमाइएगा, बेग साहब की लाइन मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गई है, बेग साहब से जी रब्ता करते हैं। लेकिन चौधरी साहब जो बात आप कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर हुकूमत क्यों मुज़ाकरात की बात करती है? और अगर वो स्टेक होल्डर नहीं है ऑपोजिशन, तो फिर उनसे बात करने के लिए ये क्यों कहा जाता है कि ये स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे? फिर ठीक है, आप स्टेबिलिटी भी लाएं मुल्क में, इन्वेस्टमेंट भी लाएं, चलाएं मुल्क, फिर आप उनको क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं अगर वो मैटर नहीं करते? तो नहीं, मैटर तो वो करते हैं, इसीलिए बार बार जो है उनको जो है वो दावत दी जा रही है ना। और जो पॉलिटिकल मामला समझते हैं लोग, वो तो इस चीज़ को बातचीत कोई हल समझते हैं। देखिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, परवेज़ इलाही साहब ने भी ये बात की, अली मोहम्मद ख़ान ने भी बात की, चौधरी साहब ने भी ये बात की, और सब ये बातचीत से इनकार मुमकिन नहीं होता। देखिए एक बात ज़रूर है कि जो नवाज़ लीग जो है वो ऑफ़र करती है पीटीआई को टॉक्स की, वहाँ पे एक मुतहदा अपोजिशन का एक ब्लॉक भी है, और पीटीआई जो है वहाँ से कोई आदमी उठ के कोई इनकार कर देता है, कोई इकरार कर देता है। ज़ैन कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा कि हम तो किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी बात की, लेकिन ये इनफरादी बातें हैं। अब बात यह है कि जो मुतहदा अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत साहिब पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं। उसमें ज़ाहिर है बलूचिस्तान से मेंगल साहब हैं, या अपना महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो ये एक्सपीरियंस लोग हैं। पीटीआई में भी असद कैसर जैसे सियासी लोग हैं और जो इस चीज़ को चला रहे हैं, और उमर अयूब साहब ख़ुद भी समझदार आदमी हैं। तो जब तक मुतहदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, इस बात से मैं एग्री करता हूँ मोहसिन बेग साहब का ये पॉइंट दुरुस्त है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी नहीं है, हुकूमत के पास भी नहीं है, और पीटीआई के पास कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली भी नज़र नहीं आती आज की तारीख तक के जिससे वो कंपेल कर सकें। हमने प्रोग्राम में भी बातें हुई, उनके लोगों से भी बात हुई, तो वो किसी एक फॉल्स होप पे शायद बैठे हुए हैं, और उनका ये ख्याल है कि हाँ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसा ट्रुप का पत्ता है
देखिए जो मुल्क के हालात हैं उसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो तो नहीं, लेकिन चौधरी साहब उन्होंने अदलिया से तो नहीं उम्मीदें लगा ली। बड़ा अच्छा पॉइंट था मोहसिन बेग साहब का कि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अदलिया भी करवट ले रही है और कुछ अदलिया अदालत का जो मामला है वो देखिए वो कुछ जजेस के दरमियान है और अब दो इदारों के दरमियान स्टैंड ऑफ बिल्कुल है, लेकिन वो स्टैंड ऑफ जो है उसको एक सीजे मौजूद हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं, वो एक हद से आगे बढ़ने नहीं देंगे और बढ़ना चाहिए भी नहीं। उसका नुकसान फिर मुल्क को बहुत होता है और जो इदारे हैं वो किसी भी सियासी जमात का उस तरह से साथ देते हुए मुझे तो नज़र नहीं आते। ठीक है, एक बिल्कुल ये ज़रूर बात है कि अदलिया की बात कर रहा हूँ, अपने इदारे की बात कर रहा हूँ कि वो तो मुझे किसी सियासी पार्टी का साथ बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन और सियासी मामलात अदलिया में आने भी नहीं चाहिए। इस बात पे भी मैं बिल्कुल कायल हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की जिद नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रडिक्शन है मौजूद इनके मौक़िफ़ में। जब आप बात करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल फोर्सेस से करें, आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करके उनको सिस्टम से बाहर तो नहीं रख सकते। कंसेंसस आप लोगों का नजर आता है कि पॉलिटिकल प्लेयर से बात करें, लेकिन इमरान साहब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की कोई महाजर आई और आपको लगता है कि ये महाजराई आने वाले दिनों में कुछ बढ़ने जा रही है? देखिए समीना, मुझे नहीं लगता कि ये महाजराई बढ़ेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें दोनों इदारे जो हैं ना, दोनों का रियासत के दोनों मजबूत इदारे हैं और दोनों जो हैं उनके जो सरबराह हैं उन्हें इस बात का अच्छी तरह पता है कि इन चीज़ों के बढ़ने से क्या होगा। यहाँ पे ज़रूर ये तासुर ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन आज आप ये देखें कि इस तासुर को देने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। क्या इसमें आपको दोनों तरफ से जो है वो जो लोग खुद जज साहबान हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी ने इस बात को अभी तक उस तरह से टेकअप किया है, नहीं किया। ये जो जज साहबान ने कहा है उस पर तहकीकात भी हुई, सारी ख़त भी लिखे गए, सुप्रीम कोर्ट में आ गया, अब वो वहाँ पे सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जैसे चोई साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये चीज़ें जो हैं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। ये लोग जो है ना, जो समझदार लोग हैं, बासर लोग हैं, वो इनको प्रॉपर वो कर लेंगे। और जो आप ये देखें कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हों या फैसल वाडा साहब हों, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और ये जो तौहीन अदालत का भी जो मामला चला है, ये भी आप देखेंगे कि इसमें भी किसी को सज़ा नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज कहा है कि मर्जी का इंसाफ जो है वो इंसाफ का कत्ल कहलाएगा, वो भी जो है इशारे उन्होंने ख़ास तौर पे किसी तरफ दिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप एक इसमें ज़हन में रखें कि इससे कोई भी मुश्किल मुझे बज़ाहिर पेश आती नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। मोहसिन बेग साहब, ये हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान भी एक टेंशन है और मुस्तकिल उनकी तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके वाजबात नहीं अदा किए जा रहे और फिर साथ में वो कुछ खासी एग्रेसिव स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। क्या इसकी वजह आपको नज़र आ रही है? क्यों वफाक उनके वाजबात अदा नहीं कर रहा और फिर उसको मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यों बातचीत बैठ कर नहीं की जा रही? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये वन साइडेड वो जब से आए हैं, आई डोंट नो, शायद वो ये ओहदा डिज़र्व नहीं करते थे। ये पाकिस्तान में बहुत अलमिया है कि ऐसे लोगों को ऐसे ओहदे दे दिए जाते हैं जो डिज़र्व नहीं करते। वो मुसलसल बोले जा रहे हैं, नॉन सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से ये उनको या उनकी पार्टी को सूट नहीं करेगा या रियासत को सूट नहीं करेगा। उनके जहन में और जो प्लान है उनका कि जी हम केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है और इसके 4-5 प्रोविंसेस और भी हैं। जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं अननेसेसरी गवर्नर के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, ये दिखावा है, अपने लीडर को खुश कर रहे हैं। वो इन बातों से खुश होता है।
आप देखिए 5-4 साल जो गुफ्तगू पार्लियामेंट में होती रही, जिस तरीके से लोगों से गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर या बाहर जो गाली गलोच सोशल मीडिया पे है, वो इन चीज़ों से खुश होते हैं। ये नॉन सीरियस गुफ्तगू है, ये कुछ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने तो उसका जवाब कुछ दिया नहीं है। अगर उनके कोई लेजिटिमेट क्लेम्स हैं तो एनएफसी अवार्ड है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैं, जहां अपने रिजर्वेशंस आप पेश करते हैं कि जी हमारे कुछ ड्यूज हैं, वो सबको होता है, पंजाब सिंध। लेकिन ऐसी बातें जो वो जिस तरीके की कर रहे हैं वो उनको जेब नहीं देती, और उसी से हजान पैदा होता है, उसी से पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन जो है वो परवान चढ़ती है, मीडिया में आता है, बाहर के मुल्कों में जाता है, और ये बाई पर्पस किया जा रहा है, ऐसा है कुछ नहीं। मोहसिन बेग साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ रोज़ पहले तकरीर करते हुए बड़ी अजीब बात की है। उन्होंने तो कहा कि ये अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बी टीम हैं, वो हमें पता है कि किसकी सिफारिश पे वज़ीर आला बने हैं, और सिर्फ अपने लीडर को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, असल में उनका सिलसिला कहीं और मिला हुआ है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैंने आपको बताया ना जी, उनका लीडर इन्हीं बातों से खुश होता है। आप देख लीजिए, कुछ लोग नए आए हैं पार्टी में जिनका तहरीक इंसाफ से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था, और वो सम रीज़न वो इलेक्ट हो गए और पार्लियामेंट में आ गए। आप ज़रा उनकी गुफ्तगू सुन लें, उनका तर्ज कलाम सुन लें। पॉलिटिक्स में सबसे जो पहली शर्त है वो रवादारी है, और अगर आपको किसी भी तरीके से आप इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आ गए तो आपको अपने वोटर सपोर्टर या बाकी जो लोग हैं और आपकी पॉलिटिकल पार्टी वो प्रोग्रेस शो करती है, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक बात पे अड़े हुए हैं, डिस्ट्रक्शन, और आप ना किसी को वहां तकरीर करने दे रहे हैं, ना आप किसी को बोलने दे रहे हैं, ना आप चाहते हैं कि यहाँ के कोई हालात बेहतर हो पॉलिटिकली। तो मकसद ये है कि मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में, वो देखें, जो शख्स ये समझता हो कि मैं इनकलाब ला के और मैं इस मुल्क पे हमेशा के लिए बैठ जाऊं, आप समझते हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आपको पॉलिटिकल प्रोसेस और जो सियासत है वो सियासत ही को बीट करके जीत सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप रियासत के अदारों को रोनते हुए चले जाएं और जाके पीएम बन जाएं। ये आपकी भूल है और ये कभी हुआ नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, जो स्पेसिफिकली मैं बात कर रही थी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, आपने भी ये बात की कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए उन्हें, उनको उनके ओहदे को भी सूट नहीं करता। फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे कोई फ़ायदा तो उन्हें हासिल नहीं हुआ ना। तो ये हुआ है कि वफाक ने कोई प्रेशर में आकर उनकी बात सुन ली है या उनको पैसे अदा कर दिए हैं। उल्टा उनका नुकसान हो रहा है कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि देखिए पहले इनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है, अब ये साबित कर रहे हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना शख्सियत हैं। तो ये क्यों स्टेटमेंट्स देने का मकसद क्या आपको नज़र आता है? नहीं, उसका तो मकसद बिल्कुल वाज़ेह ये है ना ज़मीना के, जो अली अमीन का देखिए, हर जो सियासतदान है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो जो पीटीआई की वोटर्स हैं या केपी का एक वैसे ही जो मिजाज है वो भी गर्म मिजाज होता है। अली अमीन जो है वो एक उनको आप कह सकते हैं इज़ विक्टिम ऑफ हिज वोकल कॉर्ड्स ऑल्सो। वो नॉर्मल भी गुफ्तगू करें तो ज़रा लगता है कि लड़ाई बड़ाई कर रहे हैं। उसमें मैं समझता हूँ फैज़ कुंडी साहब ने भी आके पहले जो है वो उन्होंने भी कोई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने भी उसका जवाब तुर्की ब तुर्की दिया, तो उससे माहौल ज़्यादा गड़बड़ हुआ। अब ये बुनियादी तौर पे तो लोकल डीआई खान की पॉलिटिक्स है ना, जो कि वो प्ले कर रही है नेशनल लेवल पे। मेरा ख्याल है कि दोनों शख्सियात को नहीं, अब सिर्फ डीआई खान की बात तो नहीं है, वो तो आज ये बात कर रहे हैं के लिए काम करना चाहिए। वो तो वफाक को भी ये कह रहे हैं कि जी आप हमें देख लिया हमने कि क्या कश्मीर में सूरत हाल है, तो अगर हम आ गए तो आ गए। तो ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम आ गए, तो क्या उनका कोई प्लान है इस तरह का कि जो इकट्ठा करके सियासी स्टेटमेंट्स देखें? अभी आप मुझे बताएं कि जो स्टेटमेंट्स जो हैं ये वफाक की तरफ से आ रही हैं, ये जो इनके मिनिस्टर्स गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? सियासी गुफ्तगू है ना, हर किसी की अपनी सियासी गुफ्तगू है। अब एक आदमी को पोर्ट्रे करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको ये बातें जो हैं ये और तरीके से भी की जा सकती है, बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। इसके अपना मैकेनिज़्म भी मौजूद है, वहाँ पे होने चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर ऐसी गुफ्तगू करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बात शायद सही नहीं है।
आप वफाक के भी लोगों को देखिए कि किस किस्म की वो टोन इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका भी तो फिर असर होता है। ज़ाहिर हर बंदे को अपने वोटर्स को एक सियासी फोरम है ना, एक सियासी ओहदा है, ये वहाँ बात पे आए हैं आपकी, उन्होंने मैं तो हमेशा इस बात को सेटिस्फाई करना है, आपकी वर्कर्स को भी सेटिस्फाई करना है। राइट, आपकी बात एक काफी हद प्रेशर तक सही है। अभी उनके कल ऊपर। भी हमने देखा है कि जरताज गुल साहिबा के हवाले से जिस तरह से तारिक बशीर चीमा साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत काबिल मुजम्मत है, और फिर उसके बाद देखा कि हमने स्पीकर ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया। तो ये हमें हर तरफ से इस तरह की चीजें नजर आती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की, exactly, हाँ, तो इसमें हम हमेशा हर तरफ से इस तरह की चीजें देखते ही हैं। लेकिन इमरान साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इस वीक में जो स्कैंडल सामने आया, स्कैंडल आप कह लें या जो भी, कि दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी जो हवाले से चीज़ें सामने आई। अब इसके ऊपर बड़े सवाल हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिसमें सिर्फ ये क्या बात है, अगर डिक्लेयर्ड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल तो उठेगा कि अगर 12 अरब डॉलर की आपकी दुबई में इन्वेस्टमेंट है और फिर आप दुनिया को कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, तो अपना पैसा हम क्यों नहीं मुल्क में वापस लेके आते? समीना, बात सीधी सी है कि ये दुबई लीक्स है ना, ये अभी कुछ भी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो नाम सामने आए हैं, ये सिर्फ वो आए हैं जो इंडिविजुअल्स ने जायदाद वहाँ अपने नाम ली हुई है। जो कंपनीज हैं बहुत सारे, इससे कहीं ज्यादा लोग तो वो हैं जिन्होंने वहाँ कंपनीज बना के तो बहुत सारी चीजें कंपनीज के नाम ली। बिल्कुल ठीक, कारोबारी इन्वेस्टमेंट है पूरी, उनकी तो डिटेल यहाँ आई नहीं। अब ये देखिए, कानूनी तौर पे इस चीज के दो पहलू हैं। कानूनी तौर पे आप ये कह सकती हैं कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कानून उन्हें इस बात से नहीं रोकता। लेकिन इखलाकी तौर पे ये ज़रूर है बात कि आप एक ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं कि जहां खुद एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और देखें, हर बिजनेसमैन ये कोशिश करता है कि वहाँ इन्वेस्ट करे जहाँ उसको फ़ायदा हो। ये मान लिया कि बिजनेसमैन इसलिए वहाँ दुबई गए, उन्हें वहाँ सहूलतें थी, टैक्स फ्री था, भला भला भला। लेकिन जो सियासी शख्सियात हैं उन पे इसलिए डबल जिम्मेदारी होती है कि आप तो ये कहते हैं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में होनी चाहिए, पाकिस्तान में होनी चाहिए। आप लोगों को कैसे दावत देंगे कि यहाँ आए? मैं जरा मोहसिन बेग साहब से पूछ लूं, उनका नाम तो नहीं है कहीं दुबई लीक्स में लेकिन बेग साहब, आप कैसे इस पे रिएक्ट करेंगे? ये जो हमारा हुक्मरान तबका है, इनकी बाहर जायदादें लंदन में, दुबई में, ना जाने कौन कौन से जजीरों में, और फिर इसमें अब हम देख रहे हैं बहुत सारे साबिक जर्नलों के भी नाम आ रहे हैं, फौजी अफसरान के भी, मुलाजमीन के, सरकारी मुलाजमीन के। तो ये सवाल तो उठता है कि भाई ये इन लोगों के पास इन पैसे की मनी ट्रेल भी मौजूद थी या नहीं, कैसे ये पैसा बाहर गया है, और अगर गया भी है तो जब मुल्क में डॉलर, एक एक डॉलर की ज़रूरत है, तो हम अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ क्यों नहीं बनाते, यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते? देखिए, जो अभी दुबई की लिस्ट आई है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये 1% भी नहीं है और ये कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तानियों का देखें, एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग जो लफ्ज़ है उसके जो मायने हैं वो यही है कि मनी लॉन्डर क्यों की जाती है। अगर यही प्लाजे और घर और जायदाद आप पाकिस्तान में लें तो क्वेश्चनेबल है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। लेकिन अगर आप जाके किसी ऐसे जजीरे में, दुबई में, किसी और मुल्क में ले लें तो वो हिडन पता ही नहीं चलता। और अभी मैं आपको बताऊं, ये जो अगर ये सिलसिला चल पड़ता है तो आप देखेंगे कि कौन कौन सा नाम सामने आता है, और इसमें आप किसी बिजनेसमैन को दोष नहीं दे सकते। वो अगर जिस मुल्क में जाता है, जो जैसे ये बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, एनवायरनमेंट बेहतर चाहिए, आपका अपना मुल्क जो है हाउस इन ऑर्डर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहीं पे जो कंडीशंस इस वक्त हमारी रियासत और रियासत पाकिस्तान की हैं, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि वो लिवेबल रह गई हैं कि आप इस मुल्क में जिंदा रह सकें। एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह मुनासिब हो, उसने 2-3 बच्चे भी पढ़ाने हों, उसने बिजली और गैस का बिल भी देना है, वो कैसे रह सकता है इस मुल्क? क्योंकि आपने इस मुल्क में लिविंग कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता आप खत्म कर रहे हैं। आपके लॉज और जो आपका टैक्स सिस्टम है वो इसलिए फ्लॉप है कि आप अवाम के लिए दिन ब दिन स्पेस आपने इतनी क्लोज कर दी है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन वो बंद करके जा रहे हैं, आम आदमी का बेचारे का हाल ही कोई नहीं है। तो रियासत ही जो है वो लिविंग कंडीशंस को बेहतर करती है, एनवायरनमेंट बेहतर करती है, हाउस इन ऑर्डर करती है, दुनिया बाहर से आती है, ना कि दुनिया यहां से भागती है। तो इसमें तो मैं नहीं समझता मैं किसी को भी दोष, हाँ जिन्होंने मनी लॉन्डर की है
उनसे तो किसी की जरूरत ही नहीं है पूछने की। मोहसिन बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज के लिए वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मईशत के हवाले से बात छिड़ चुकी है तो इसी बात को आगे भी बढ़ाएंगे इकोनॉमिक एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर मुल्की मईशत के हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पर सबकी नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि IMF के साथ क्या मामला तय पाते हैं और उसके नतीजे में कौन सी सख्त शराइत हैं जो आवाम को भुगतना पड़ेंगी, उसके असरात क्या होंगे। क्योंकि जो बज़ाहिर माहौल नज़र आ रहा है वो यही कि आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने के इम्कानात हैं, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, इमरान साहब से भी थोड़ा इनपुट लेते हैं इस पर, चौधरी साहब की भी राय लेते हैं, फिर आपकी तरफ भी मैं आती हूँ और फिर हम आपसे सवाल करेंगे। लेकिन इमरान साहब, ये अब जो IMF का मामला है, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बहुत सख्त शराइतें, बहुत सख्त शराइत आ रही हैं, लेकिन क्या आपको नज़र आ रहा है कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो IMF पाकिस्तान से मनवा रहा है या मनवा चुका है और उसके लिए एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया? समीना देखें, हमारे जो ज़राए हैं वजारत ख़जाना में और FBR में, उनके मुताबिक तो IMF के साथ चीज़ें आलमोस्ट तय हो चुकी हैं। और 23 तारीख को, अगरचे 7 जून को बजट पेश किया जाएगा मुमकिन तौर पे, लेकिन 23 मई तक वो सारे काम निपटा के वफद वापस भी चला जाएगा। तो ये बजट जो आने वाला है, हमारे ज़राए के मुताबिक इतना ये समझने के एक डरावना ख्वाब है पाकिस्तानियों के लिए कि जिसके जो इस गर्मी की शिद्दत के बढ़ते हुए मौसम में ना आप देखेंगे कि मज़ीद लोगों का खूब पसीना निकलेगा। देखें, ये मामला ये है कि 500 अरब के नए टैक्सेस लगाने की ना तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त बजट का जो मजमूई हजम है वो 18 से 19 हज़ार अरब रुपये होगा। बिजली की कीमत में मज़ीद 20 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा करने की तैयारी है। गैस के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 100% मज़ीद महंगी होगी। अब आप ये सोच लें कि 500 अरब के नए टैक्सेस FBR लगाने जा रहा है, तो जो बिलवास्ता हो या बिला वास्ता हो, आवाम पे ही वो बम बन के गिरेंगे। फिर 20,000 अरब की जो है ना अखराजात, 20,000 अरब से ज़्यादा और आमदनी इनका ख्याल है कि 13,000 अरब की होगी। तो फिर बाकी फिर कहाँ से होगी? आज भी आपको इल्म में है कि आज भी खबर आई है कि जो पहले 9 महीने थे उनमें हमारी जो कुल आमदनी थी उससे भी 2300 अरब रुपए ज़्यादा सिर्फ सूद की अदायगी में हो चुकी है। यानी हाल ये है कि हम जो है ना सूद की अदायगी तक कर्ज़ों से किए जा रहे हैं और आमदन उतनी भी नहीं है कि हम सूद की अदायगी कर सकें। अगले बजट में किसानों के लिए भी सिर्फ लॉलीपॉप है, सनतों को ये कोई मराद देने नहीं जा रहे। तो मुझे बताएं फिर आमदनी बढ़ेगी कहाँ से? सही, तो काफ़ी सिचुएशन डिफ़िकल्ट महसूस हो रही है। लेकिन चौधरी साहब, आपके नज़दीक जब आप सख्त फ़ैसले करते हैं तो कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ देने के लिए भी कुछ इक़दाम करते ही हैं, ताकि जो बिल्कुल आपका पिसा हुआ गरीब तबका है वो कम अज़ कम कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सके। आपके नज़दीक ऐसी भी कोई पॉलिसीज़ बना रही है हुकूमत, या सिर्फ निचोड़ने पर ही ध्यान है सारा? उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत जो है ये आवाम की वोटों से तो आई नहीं है, सो ये अवाम की वोटों का ज़्यादा या अवाम के मफाद का ख्याल नहीं करती। ये जिस मकसद के लिए आए हैं वो IMF का प्रोग्राम पाकिस्तानियों के ऊपर वो शिकंजा जो है वो कसने और उनका जो जूस है वो ज़्यादा निकालने के लिए आए हैं और यही करेंगे। अभी तक इनकी गवर्नेंस का जो शाकार हैं वो आप देख लीजिए कि जब से ही आए हैं, चाहे वो इरसा का चेयरमैन हो, गंदम का स्कैंडल हो, या अपना बिजली के बहरान है, गैस का बहरान है, महंगाई का तूफ़ान है, और क्या जो है इनके गवर्नेंस के शाकार जो हैं अभी आपको जो है नज़र आते हैं। ना सूबाई हुकूमत संजीदा है, ना वफाकी हुकूमत संजीदा है। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस के मैटर्स को में इंटरफेयर कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन के मामलात में ये एक पेज पे नहीं है। देखिए, जो फॉरेन वफद आते हैं, IMF ने आपको 25वां प्रोग्राम देना है तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे देंगे। आपकी उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हाईलाइट किया है, एक हाई
जो आपके सऊदी आपने तो फिर चौधरी साहब बात ही खत्म कर दी ना कि उनकी अगर प्रायोरिटी नहीं है तो वो क्या प्लान करेंगे कि किसी तौर पर भी आवाम को भी कहीं से चलो रिलीफ मिल जाए, अगर कुछ सख्ती हो रही है तो कहीं वो तबका जो बिल्कुल नहीं बियर कर सकता उनके लिए भी कुछ किया जा सके। लेकिन मैं अब डॉक्टर साहब की तरफ यही 2 सवाल लेकर आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो सख्त शराइत हैं इनके असरात आप क्या देख रहे हैं, और क्या इन असरात के तहत गरीब और पिसे हुए तबके को बचाने के लिए भी आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत कुछ कर सकती है? पहली बात, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 100%, ये बिल्कुल झूठ है कि ये IMF की शराइत है, बिल्कुल गलत बयानी है, इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। बात क्या है मैं आपको बता दूँ। अभी जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कौम को सही बात बताएं। शहबाज शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले कहा है कि FBR को जो टैक्सों की वसूली करनी चाहिए, जो कैपेसिटी है, उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड पर उनका बयान है। उससे सिर्फ FBR की बात कर रहे हैं। मैंने कई महीने पहले से कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का जो कैपेसिटी है सूबे मिला के वो 22,000 अरब रुपया हम कम वसूल कर रहे हैं सालाना, लेकिन 15,000 तो शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं। तो जब आप IMF से कहते हैं जी हम ताकतवर तबकों से टैक्स लगाना नहीं चाहते, हम मईशत को दस्तावेजी नहीं कर सकते, हम बिजली की चोरी रोकना नहीं चाहते, हम काले धन को सफ़ेद होने से रोकना नहीं चाहते, हम जाली रेमिटेंसेज 111(4) के तहत लगाएंगे, तो वो क्या आप जो मर्जी आई करें, हम तो ये चाहते हैं कि आप बजट खसारा कम करें अपना, और आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो ताकि मुल्क चले। तो ये शराइत नहीं है। आप फिर उनको ये ऑफ़र करते हैं, वो कहते हैं आपका मुल्क है, हमने तो आपसे ये कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, चोरी रोकें, आप नहीं रोकना चाहते, आपकी मर्जी। तो हमें ये कब तस्लीम करेंगे कि ये IMF की शराइत नहीं है? आज भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं एक अदलिया से भी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के मामले में रात को 12 बजे जो है वो खोला था दफ्तर और दिए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई मंशूर भी तो कोई चीज़ होती है, कोई आइन भी तो कोई चीज़ होती है। क्या वफाक को और सूबों को यह हासिल है कि आइन को तोड़ें, उस मंशूर को तोड़ें, वो जो जिसका कौम से उन्होंने वायदा किया था अवाम को। और डॉक्टर साहब, मुझे याद आ रहा है कि मैंने भी IMF की जो सरबराह हैं उनको ये कहते हुए सुना, एक वीडियो उनकी मैंने देखी जिसपे वो ये कह रही थी कि हम तो बिल्कुल ये नहीं कहते कि जो गरीब आवाम है आप उनके ऊपर टैक्स बढ़ाएं और उनका जो यानी मामलात हैं उनको सख्त शराइत दें। ये उनकी बिल्कुल अल्फाज थे जो उसकी तरफ आप निशानदेही करें, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी तो फिर कहा है कि आप अपने अखराजात कम करें। तो हुकूमत कौन से अपने अखराजात है जिससे कम कर सकती है? नहीं, पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, उनके जो अल्फाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि आप अपने मालदार लोगों से टैक्स लें, उनके अल्फाज ये हैं, और अवाम को मराद दें। बिल्कुल ठीक। नंबर 1। तो आप कहते हैं जी हम तो मालदार लोगों से टैक्स नहीं ले सकते, हमारी सियासी मजबूरी है, तो वो आपके मुल्क में मुदाखलत तो नहीं करेगा कि आप किससे लेना चाहते हैं। उन्होंने मशवरा दे दिया। आप कहते हैं नहीं जी हम तो तालीम का बजट कम करेंगे, हम आवाम को कुछ लेंगे, क्या 100 बिस्मिल्लाह आपका मुल्क है। अखराजात का मैं आपको बता दूं, मेरे अपने हिसाब से पहले एक बात आपको बता दूं, मैंने 22,000 अरब रुपए की आपको फिगर दी है। अब मैं दूसरी फिगर देता हूँ। पाकिस्तान में जो ताकतवर तबके हैं उनको इस साल 8,000 अरब रुपए का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। और अगर आप उससे पूछें तो स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है और स्टेट बैंक उसको नाकाम बना रहा है। हमने इतना ज़्यादा डिस्काउंट रेट ऊपर ले जाके, और जो शाहाना अखराजात हैं मेरे हिसाब से 2500 अरब रुपया सालाना कमी की गुंजाइश है इन अखराजात में, जिसका मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। लेकिन आप अखराजात पर भी कमी नहीं करना चाहते, सिर्फ तालीम का बजट, सेहत का बजट, तरक्याती अखराजात, बिजली के बिल, गैस के बिल और जाली रेमिटेंसेज 111(4) के तहत। तो ये तो वफाक की भी जिम्मेदारी है, सूबों की भी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है, सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है, और सब वो क्यों नहीं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम एक पार्टी के ऊपर ये हुकूमत पर तो नहीं छोड़ सकते कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल है जो वो खेल रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल ये था कि अदलिया को मुदाखलत करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको वजह बता दूं, 25 अलीफ में लिखा है कि 26 के पाकिस्तान के हर बच्चे को स्कूल जाना है, मुफ्त लाजमी तालीम। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आप वो तो 2080 तक भी नहीं जाएंगे। तो अदलिया का ये फ़र्ज़ नहीं है कि जब वो इलेक्शन की डेट के लिए कर सकते हैं तो ये भी कहें कि जी 25 अलीफ भी एक चीज़ है, मुनसफ़ाना निज़ाम भी एक चीज़ है, वो आप करें। तो अगर अदलिया भी दबाव डाले और डाले तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, अदलिया चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने फरमाया 22,000 अरब
वज़ीर आज़म ने खुद तस्लीम किया 15,000 अरब। तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म भी अगर इतने बेबस हैं, और दूसरी तरफ शब्बर रिजवी साहब कहते हैं कि जी अगर आप 70% FBR के मुलाजमीन को सिर्फ घर भिजवा दें, घर बिठा के उनको तनख्वाह देते रहें, मराद देते रहें, तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं फिर ये कैसे 15,000 अरब वसूल किया जा सकता है? देखिए, पहले तो सियासी बातें तो आप छोड़ दीजिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। 15,000 अरब जो उन्होंने कहा है सिर्फ FBR का कहा है, सूबों का नहीं कहा। मैंने तो आपको टोटल फिगर जी जी मैं यही कह रहा हूँ ना। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत ये तस्लीम करती है कि जो इस तरह से कम वसूल कर रहा है, अगर हुकूमत ये नहीं करना चाहती, बजट नहीं करना चाहती, तो फिर उनको क्या इख्तियार हासिल है कि वो पार्लियामेंट को क्या इख्तियार हासिल है इस बजट को मंजूर करे? मैं ये कहना चाहता हूँ स्पेशल इन्वेस्टमेंट कमेटी है फाइनेंस की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उनको क्या इख्तियार हासिल है कि वो कहें कि अच्छा जी ये हमने पास कर दिया हिकमत अमली? तो काहे की हिकमत अमली? आप उनको कहें कि 25A भी है, आपका मंशूर भी है, तो आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? अगर हुकूमत नहीं करेगी तो कौन करेगा? मुझे इस सवाल का जवाब तो चाहिए। तो क्या जब वो सियासतदान आपके प्रोग्राम में आते हैं तो आप उनसे ये सवाल करते हैं कि भाई ये 25 अलिफ कहाँ चला गया, मंशूर कहाँ चला गया? आप ये जालिमाना निज़ाम जो कर रहे हैं ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा, पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। अल्टीमेटली तो हमें वही करना होगा कि जो एक हल है कि जो आपका मालदार तबका है उसको टैक्स नेट में लाएं और इस मुल्क में इस्लाहात करें, जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।